किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, अभी मई का मौसम चल रहा है, लेकिन कई बार जो है मौसम में बदलाव भी हो जाते हैं। कुछ समय कभी आंधी, कभी बारिश, कभी धूप, तो ऐसे में कभी कभी जो है हमारी फसलों पर विपरीत असर भी पड़ता है। हमारी फसलों को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत सरकार के द्वारा 18 फरवरी 2016 में ये शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले फसल नुकसान से भी आर्थिक सुरक्षा देना है। इससे किसान सुरक्षित रहे। योजना का उद्देश्य है कि फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा बीमा की जो राशि है वो मिले। कृषि को जोखिम मुक्त और सुरक्षित बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत करना और साथ ही प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना। इस योजना में प्रमुख विशेष बातें हैं कि किसानों के लिए बहुत ही कम प्रीमियम होता है। नुकसान का मुआवजा सीधे किसान के खाते में मिलता है। कटाई से पहले और कटाई के बाद होने वाले नुकसान की भी भरपाई होती है। सभी छोटे और सीमांत किसान इसके लिए पात्र हैं। फसल बीमा की प्रकृति को डिजिटल या पारदर्शी बनाया गया है। किसानों के द्वारा दी जाने वाली जो प्रीमियम राशि है वो सरकार जो है प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा देती है। किसानों को केवल फसल का एक छोटा सा हिस्सा ही देना होता है। खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5%, बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए 5%। बीमा कवर मिलने वाली जो फसलें हैं मुख्य रूप से वो है खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, उड़द, और रबी फसलों में गेहूं, चना, मसूर, जौ, सरसों। व्यावसायिक बागवानी फसलों में कपास, गन्ना, आलू, प्याज, ये सब शामिल है। योजना के क्या क्या नुकसान कवर होते हैं उसके विषय में जानते हैं। बीज बुआई से पहले का जो नुकसान होता है, जैसे सूखा, भारी वर्षा, बाढ़, फसल बढ़ते समय कीट और रोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तूफान, तेज बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि हो सकती है। और कटाई के 14 दिनों बाद तक बारिश, तूफान, ओला, ये सबसे नुकसान हो सकता है हमारी फसलों को। और साथ ही स्थानीय आपदाएं भी होती है, जैसे बिजली गिरना, भूमि धंसना, नदी का कटाव। अब जानते हैं कि योजना की जो पात्रता वाले किसान हैं वो कौन है। सभी भूमि धारक किसान इसके लिए पात्र हैं। किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं। बटाई, लीज पर खेती करने वाले किसान भी इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन कैसे किया जाए, अब ये प्रश्न उठता है। तो ऑनलाइन तरीका है और ऑफलाइन भी तरीका है। ऑफलाइन तरीका जैसे कि नजदीकी बैंक से आप आवेदन कर सकते हैं, सहकारी समिति से आवेदन कर सकते हैं, कृषि विभाग कार्यालय से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन तरीके में जाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmfsy.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार फिर से बता देते हैं, pmfsy.gov.in। मोबाइल ऐप से भी आप लाभ उठा सकते हैं। जन सुविधा केंद्र, जन सेवा से जागरूकता आप ले सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन के लिए जो जरूरी दस्तावेज और कागज जो लगते हैं वो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, फसल बुआई का प्रमाण, मोबाइल नंबर, किराएदारी का प्रमाण अगर किसान किराएदार है यानी कि किराए में खेती कर रहा है। तो किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है। अपनी फसलों को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आप भी इसका लाभ उठाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, हमारे देश में गर्मियों का मौसम जो है मुख्य रूप से अप्रैल से जून तक अपने चरम पर होता है और अभी इसका बीच वाला जो भाग है यानी मई का महीना चल रहा है। इस दौरान तापमान जो है कई राज्यों में 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, 50 डिग्री तक भी चला जाता है।
इंसानों की तरह पशुओं पर भी इस भीषण गर्मी का असर पड़ता है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी और अन्य पशु पक्षी इस तपती धूप में बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में पशुपालकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने पशुओं को उचित छाया और ठंडा वातावरण प्रदान करें। गर्मियों में तापमान क्यों बढ़ता है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होता है। पिछले कुछ दशकों में जैसा आप जानते ही हैं कि वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उनके उत्सर्जन से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे गर्मियों में भी और अधिक गर्मी पड़ती जा रही है। शहरीकरण और वनों की कटाई भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधों की कमी और कंक्रीट के जंगलों ने हीट आइलैंड प्रभाव पैदा किया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गर्मी का स्तर बढ़ा है। भौगोलिक स्थिति अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश के साथ जो इसके पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में मैदानी भूभाग होने के कारण गर्म हवाएं, लू जो है होती हैं, तेज गति से चलती है और तापमान को और भी बढ़ा देती है। अब हमारे पशुओं पर गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। शारीरिक प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा, तो वो है हीट स्ट्रेस। जो ताप से जो तनाव होता है, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। इससे दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। गाय, भैंस में 20 से 30% तक भी दूध उत्पादन घट सकता है। भूख नहीं लगता पशु को, पशु चारा कम खाते हैं जिससे कमजोरी आती है। प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। मादा पशुओं में गर्भधारण की जो दर है वो घट जाती है। श्वास से संबंधित समस्याएं, मुर्गियों और छोटे पशुओं में सांस फूलना आम हो जाता है। मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक गर्मी से पशुओं की मौत भी हो सकती है। पशु शेड में तापमान को अब कैसे नियंत्रित करें ये जानते हैं। शेड का इसके लिए सही निर्माण करें। इसके लिए दिशा और स्थान का चयन बेहद आवश्यक है। शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में ही बनाएं ताकि सूर्य की सीधी किरणें कम से कम पड़ें। शेड के आसपास घने पेड़ लगाएं जैसे नीम, पीपल, बरगद। ये प्राकृतिक रूप से छाया प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ फलदार पौधों को भी आप लगा सकते हैं, आम वगैरह। छत की सामग्री जो है एस्बेस्टस या टीन की छत से बचें। ये गर्मी को अवशोषित करके शेड को और भी अधिक गर्म कर देती है। इसके लिए थैच जो होता है या फूस, जो घास फूस की जो छत होती है, पुआल जो होती है, ये छत में सबसे अच्छी रहती है। ये प्राकृतिक रूप से ठंडी रहती है। अगर पक्की छत हो तो उस पर सफेद रंग का चूना लगा दें, पोत दें, और थर्मल इंसुलेशन जो शीट होती है वो भी आप लगा सकते हैं। छत की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फीट जरूर रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। वेंटिलेशन यानी जो हवा का प्रवाह है उसके लिए क्या करना चाहिए? शेड की दोनों दीवारों में जालीदार खिड़कियां बनाएं और उसके अलावा रिज वेंट जो होता है ये छत के शीर्ष पर खुला जो होता है, इससे ताकि गर्म हवा ऊपर से निकल सके। शेड की दीवारें बहुत अधिक ऊंची न हो जिससे क्रॉस वेंटिलेशन मिले। पानी का प्रबंधन जो है भी आप सही तरीके से करें। पर्याप्त पानी दें। गर्मियों में पशुओं को सामान्य रूप से 50% अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, तो उपलब्ध जरूर करें। ठंडे पानी की व्यवस्था करें। पानी की टंकी को छाया में रखें और उस पर गीला बोरा ढक दें। फॉगर या स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। शेड में पानी की बौछार करने के लिए ये उपकरण आप लगा सकते हैं। इससे तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी भी आप कर सकते हैं। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार भी नहला सकते हैं। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उन पर पानी डालें। इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक, गुड़, पानी का मिश्रण पिलाएं ताकि शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नमक है, इनकी कमी न होने पाए। पंखे और कूलिंग उपकरण आप रख सकते हैं। बड़े पंखे जो इंडस्ट्रियल फैन होते हैं वो शेड में बड़े पंखे लगाकर हवा को सर्कुलेट कर सकते हैं। कूलिंग पैड लगा सकते हैं एक दीवार पर और दूसरी दीवार पर पंखे लगा सकते हैं। ये इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम बनाता है। इसके अलावा मिस्टर फॉगर जो होता है, जो मिस्ट पैदा करता है, महीन पानी की धुंध पैदा करने वाले बनाने वाले जो उपकरण है, तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी ला सकते हैं। हरी छाया और वृक्षारोपण जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। शेड के चारों ओर आप नीम, पीपल, जामुन, अमलतास जैसे घने पेड़ लगा सकते हैं। बाहरी छप्पर या शेड नेट लगाएं। ये 30 से 40% सौर ताप को रोकते हैं। घास का आवरण भी रखें। शेड के आसपास की जमीन पर घास उगाएं। ये जमीन को ठंडा रखती है। चारे और आहार में बदलाव करें। जैसे पशुओं को हरा चारा दें, ऐसे समय में लोबिया, मक्का, ज्वार जो है आप ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं। भारी आहार सुबह और शाम को दें, दोपहर में कम दें। विटामिन ई और सेलेनियम युक्त आहार दें जो हीट स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। अनाज की मात्रा कम करें क्योंकि पाचन से अधिक ऊष्मा
उत्पन्न होती है। इसमें जो दैनिक दिनचर्या है उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, जैसे सुबह 5 से 8 बजे चराई के लिए बाहर जाने दें। उसके बाद सुबह 8 से 11 बजे पानी पिलाएं, नहलाएं। सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक शेड में आराम करने दें, पंखा चलाएं और शाम 4 से 7 बजे चराई के लिए फिर से बाहर जाने दें और शाम 7 बजे के बाद जो है खुले में बांधें और हवादार शेड में रखें। मुर्गी पालन करने वाले हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए विशेष उपाय ये है कि मुर्गी के शेड में शेड नेट जरूर लगाएं। पीने के पानी में बर्फ मिला सकते हैं और पानी बार बार बदलें। घनत्व इसका जो है कम करें, यानी मुर्गियां जो है एक क्षेत्र में जो है ज्यादा न रखें। 1 वर्ग मीटर में कम से कम मुर्गियां रखें। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है, ये पानी में मिलाने से हीट स्ट्रेस कम होता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपातकालीन उपाय के लिए लू लगने पर अगर कोई पशु लू की चपेट में आ जाता है तो तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं। पूरे शरीर पर ठंडा पानी डालें, बर्फ का पानी नहीं, इससे झटका लग सकता है। ORS घोल या नमक गुड़ पानी जो होता है वो पिला सकते हैं। पशु चिकित्सक को तुरंत बुलाएं, पशु को एकांत में न छोड़ें। सरकारी सहायता और योजनाएं भी हैं इसके लिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशु शेड निर्माण पर सब्सिडी मिलती है। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड से पशुपालन के लिए ऋण लिया जा सकता है। राज्य सरकारें जो है गर्मी में पशु राहत शिविर लगाती हैं, यहाँ पर भी आप ले जा सकते हैं। नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में निःशुल्क परामर्श भी मिलता है, तो उससे भी आप संपर्क करें। कुल मिलाकर हमारे किसान भाइयों और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि गर्मियों में बढ़ता तापमान पशुपालन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सही प्रबंधन से इस चुनौती से आसानी से निपटा जा सकता है। पशु शेड का सही निर्माण, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, उचित वेंटिलेशन और दैनिक देखभाल से न केवल हम अपने पशुओं, अपने मवेशियों को गर्मी से बचा सकते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता भी बनाए रखी जा सकती है। याद रखें, स्वस्थ पशु ही समृद्ध पशुपालक की पहचान है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों और बहनों, हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है, जिसका अर्थ ये है कि खेत या कृषि भूमि पर फसलों के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना, ये खेती और वानिकी का वैज्ञानिक संगम है और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे और विशेषज्ञ से भी आपकी बातचीत कराएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जान लेते हैं कि किसान और वानिकी, जो कृषि वानिकी है, उसके मुख्य जो लाभ हैं वो क्या हैं। आय में इससे आप वृद्धि कर सकते हैं। किसान फसलों के साथ साथ लकड़ी, फल या गोंद देने वाले जो पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। मिट्टी और पर्यावरण में सुधार करता है। पेड़ हवा की गति को कम करते हैं, मिट्टी के कटाव, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और मिट्टी की उर्वरता जो फर्टिलिटी होती है उसको भी बढ़ाते हैं। हर मेड़ पर पेड़, ये नीति जो है बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। किसानों को अपनी मेड़ों पर, खेतों के किनारों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए और जिससे बिना फसल नुकसान पहुंचाए अतिरिक्त आय भी मिलती है। इसलिए हर मेड़ पर पेड़, ये जो वाक्य है इसे भूले नहीं। जल संरक्षण भी ये करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कृषि वानिकी में जो पेड़ पौधे, वृक्ष जो होते हैं, जमीन के नीचे के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं और सूखे जैसी स्थिति का सामना करने में भी सक्षम बनाते हैं। भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसके साथ ही 2016-17 में शुरू की गई थी एक और योजना जिसका नाम है उप मिशन कृषि वानिकी, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, SMAF। इसमें किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार जो हमारे किसान भाई और बहन हैं, ये खेती करने के साथ साथ मेड़ पर शीशम,
सागौन और भी कई प्रकार के पौधे हैं, जैसे पॉपुलर के पेड़ लगा सकते हैं। फलों के बागों के बीच में भी सब्जियां और फसलें उगा सकते हैं। तो कृषि वानिकी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि कृषि वानिकी जो हमारे खेती के साथ साथ जो कृषि भूमि पर फसलों के साथ साथ पेड़ पौधे लगाकर हम बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। इसी तारतम्य में आज हमने विशेषज्ञ से बात किया है, तो आपको सुनाते हैं कृषि वानिकी पर ये बातचीत। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। भागवत प्रसाद पंद्रे, कृषि वानिकी विशेषज्ञ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कृषि वानिकी में किसान भाई हमारे अक्सर की जो पौधे लगाना है, कैसे लगाना है, किस समय लगाना है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो किसानों को देखने में आया है जी, जिन पद्धतियों में वृक्षों का जो चुनाव वो कैसे करना है, तो मैं बताना चाहूंगा किसानों भाइयों को कि जैसे फलदार वृक्ष है, फलदार वृक्ष यदि किसान भाई लगाना चाहेंगे, उनके पास में कभी सिंचित भूमि हुई, कभी अर्ध सिंचित हुई और कभी सूखे में हुई, तो विभिन्न प्रकार के सिचुएशन जो है किसान भाइयों को फेस करना पड़ता है। बताना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को कि जो असिंचित भूमि है, जैसे जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है और फलदार पौधे किसान लगाना चाह रहे हैं, तो असिंचित भूमि में किसान भाई ये लगाएं कि जैसे कि अमरूद हो गया, आम हो गया, बेर है, सीताफल है, मुनगा है, आंवला है, कटहल है, इत्यादि पौधों चुनाव करेंगे असिंचित क्षेत्र में, तो किसान भाई इसमें उनके लिए बहुत बढ़िया लाभदायक होगा। अब बात आती है जैसे कि अर्धसिंचित भूमि है, जहाँ पे थोड़ा कम सिंचाई का साधन है, तो उसमें किसान भाई नींबू, अमरूद और कलमी आम और अनार, इस तरह के जो फल हैं उनका चुनाव जो है किसान कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जैसे कि औषधि पौधा जैसे किसान भाई अपना लगाएं, जैसे कि है हर्रा, बहेरा, आंवला, बेल, नीम, करंज, अर्जुन, महुआ, इस तरह से मुनगा आदि जो है ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो कि अपने मानव जीवन और अपने घरेलू उपयोग के साथ साथ में अपने घर परिवारों इनके लिए जो है बहुत फायदेमंद होते हैं। और इसमें बात आती है कि जैसे बहुउद्देशीय पौधा है, जैसे कहते हैं कि भाई एक जिसका एक उद्देश्य ना हो, एक ही पौधा लगाएं और हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो। गुठलियों के दाम ऐसे जो कहा जाता है जी। तो इसमें बहुउद्देशीय जो वृक्ष हैं, शीघ्र जो जल्दी बढ़ने वाले हैं जी, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वृक्ष हैं, जैसे अपने वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर अपने जड़ में लाके अवशोषण करते हैं। ऐसे भी प्रजाति हैं, जैसे कि विलायती बबूल है, शीशम है, अगस्त है, सीरस है और बबूल, खमेर इत्यादि, ये पौधे जो है ये वातावरण से अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, जिससे कि उनको एक प्रकार से खाद का काम जो है आसानी से प्राप्त उनको हो जाता है। अब बात आती है किसान भाइयों के लिए, जैसे कि पशु चारा। भाई किसान हमारे पशुपालक जो है, बहुत बड़ा किसान जो है पशुपालन के मामले में बहुत ही अच्छा उनका कारगर साबित हो रहा है। तो उसके पशु चारे के लिए कुछ ऐसे प्रजाति भी हैं, जैसे अगस्त है, रंजन है, सीरस है और खमेर, बिलायती बबूल, खिचड़ी इत्यादि जो है ये पौधे लगा लें तो कम से कम अपने बकरी, गाय, उनकी जो पत्तियां हैं ये अपने आसानी से पशु चारे के लिए किसान भाई इसको लगा सकते हैं। अब बात आती है जैसे कि जलमग्न, जहाँ पे थोड़ा सा पानी भराव रहता हो, उस क्षेत्र के लिए किसान भाई उसको ये जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया, यूकेलिप्टस जिसको अपन नीलगिरी कहते हैं, इमली है, गूलर है, अर्जुन है, जामुन है, साजा है, इस तरह से जो अपने फलदार पौधे हैं जी, और इनको किसान भाई आसानी से इस जलमग्न क्षेत्रों में इनको जो है लगाया जा सकता है और आसानी से इनको जो है फायदा बहुत जो है अपने ले सकते हैं। अब बात आती है जैसे कि कभी कभी होता है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र जल स्रोतों के आसपास जो है कुछ खाली जमीन पड़ी हो, तो उसमें आप आम लगा लें। आम है, पीपल है, बरगद है, महुआ है, ये इस तरह जो प्रजाति है किसान भाई उसको चुनाव कर सकते हैं। और एक बात ये भी आती है कि भाई कि जलाऊ लकड़ी के लिए अपने को चाहिए, तो उसमें बबूल, केजुराइना और करंज, धावड़ा इत्यादि इस प्रकार से इनको लगाया जा सकता है। और कृषि औजार के लिए मान लो किसान भाई ये भी लगाना चाहेंगे तो शीशम है, बबूल है, बीजा है, साल है, हल्दू, ये बांस, खमेर इत्यादि जो है किसान भाई उसको अपने कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं। और कभी छायादार स्थान भी होते हैं, अपने गांव में छायादार स्थान हेतु कुछ औषधि प्रजातियां भी होती हैं, जिसमें से
कुछ जैसे कि अश्वगंधा है, सफेद मूसली, सर्पगंधा, हल्दी, अदरक, ये इस तरह से खस, लेमन ग्रास इत्यादि ये छायादार स्थानों हेतु ये इस प्रकार से ये छाया में होने वाले ये जो प्रजाति हैं, और जिससे कि अपने को छाया में भी हो जाएगा और साथ में अपने को मेडिसिन के पर्पज से भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से किसान भाई अपना फसलों को जो चुनाव करके लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर उनको बहुत फायदा ही होगा। साथ ही अब मैं ये बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि मान लो कि बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि में औषधि वृक्ष और फसल आधारित कुछ कृषि वानिकी पद्धति है। तो इस संबंध में जैसे कि आप आंवला है, बंजर भूमि में आप आंवला लगा दी 8x8 मीटर में 8-8 मीटर के दूरी में आंवला लगा लें। इसके बीच में आप जो है सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, इस तरह से आप क्रॉप जो है ले सकते हैं। और खमेर है, जैसे कि खमेर 5x3 मतलब 5 मीटर इंटू 3 5x3 में खमेर लगा सकते हैं। उसके साथ में बीज में अपने नींबू है, घास, नींबू घास, हल्दी है, रेशा घास है। इस तरह से बंजर भूमि में अलग अलग वैरायटी के वृक्ष है, जैसे रतन जोत हो गया, आंवला हो गया, पलाश हो गया और गूगल है। इस तरह से औषधि वृक्षों के साथ में कुछ अपना किसान भाई अपना खेत का भी वो ले सके, जैसे उड़द है, हल्दी, कुसुम और अरहर, इस तरह से समायोजन करके जो है किसान भाई अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं जी। इनकी दूरी है, जैसे कि मान लो कि 5x5 मीटर में नीम है, जिसके साथ में गिलोय लगा ले, सोयाबीन लगा ले, गेहूं लगा ले, चना लगा ले, इस तरह से। और जैसे हर्रा है, हर्रा, बहेड़ा, आंवला और नीम है, तो इसमें 5x5 5 मीटर लंबाई, 5 के चौड़ाई जैसे। तो गिलोय में उसके हल्दी के साथ में यदि इसका समायोजन करते हैं तो बहुत बढ़िया इसका कॉम्बिनेशन देखा गया है। जैसे आम के साथ में 8 से 8 मीटर की दूरी में और उसके बीच में हल्दी लगा ले। हल्दी निश्चित तौर पर इसके लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अर्जुन है, यूकेलिप्टस भी है, तो यूकेलिप्टस के साथ में ब्राह्मी, भृंगराज, भुई, आंवला, बच, इस तरह से किसान भाई अपना जो है वहाँ कॉम्बिनेशन सेलेक्ट जो है कर सकते हैं जी। और अब बात आती है कि कृषि वानिकी के संदर्भ में जो उनके अलग अलग जो सिस्टम है, अलग अलग प्रकार कहना चाहिए, तो ये कितने प्रकार की होती है। तो पहला है जो मुख्य 4 प्रकार की पद्धति है। जैसे पहला है इसका कृषि वन, दूसरा वन चारागाह पद्धति है, तीसरा जो हो जाएगा कृषि वन चारागाह, और चौथा जो है अपना कृषि उद्यानिकी वन पद्धति है। तो यदि कृषि और वन पद्धति इसमें इसी नाम से अपना परिचित है कि कृषि के साथ में वन मिलाए, है ना, दोनों का समायोजन हो तो वो कृषि वन पद्धति कहलाती है। तो इसके अपने को फायदे क्या क्या हो जाएंगे। एक तो वायुरोधक, खेत के आसपास अपना पेड़ लगे रहेंगे तो वायुरोधक का काम भी करेगा और मृदा संरक्षण का भी काम करेगा, और जलाने के लिए लकड़ी, पशु चारे की पूर्ति हो जाएगी, कृषि औजारों की और पड़त भूमि का विकास, और साथ साथ जो है वहाँ की उर्वरता शक्ति में जो है वृद्धि होगी जी। यदि और दूसरी पद्धति है कि वन चारागाह। किसान भाई यदि वन चारागाह पद्धति अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर वन और चारागाह, ग्रास लैंड जो है, फॉरेस्ट के साथ में ग्रास लैंड पशुओं के लिए, तो इससे निश्चित तौर पर उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है और पर्यावरण में सुधार होगा, भूमि और जल का संरक्षण भी होगा, और गर्मी के दिनों में वृक्षों से पौष्टिक पशु आहार भी मिलेगा, और जलाई लकड़ी, इमारती लकड़ी, इस तरह से किसान भाइयों का डबल से फायदा हो जाएगा। साथ ही बात आती है कि कृषि वन चारागाह पद्धति। एक ये जो पद्धति है कृषि वन चारागाह, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों के लिए कि कृषि के साथ में वन प्लस चारागाह, तीनों की ये जो पद्धति है ये एक प्रकार से बहुउद्देशीय पद्धति है। इसमें फसलों के साथ वृक्ष, पशु चारागाह सभी का समावेश होता है जी। और इस प्रकार से प्रतिभूमि अनवरत जो उपज है इस तरह से प्राप्त होता है कि किसान परिवार जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति जो है अवश्य वर्ष भर के लिए उनके लिए पर्याप्त हो जाएगा। साथ ही अब बात आती है कि कृषि उद्यानिकी पद्धति। अब कृषि के साथ में उद्यानिक पद्धति, इसमें उद्यानिकी में जो है फलदार वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियों को खेती में अर्धशुष्क सीमांत भूमियों पर इस प्रकार से किया जाता है कि इस पद्धति से प्रति इकाई लाभ जो है अधिकतम होता है, ताकि लोगों को रोजगार की संभावना भी हो और वृक्षों की श्रम अधिक आवश्यकता होती हो। और साथ ही इसमें प्रचुर पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और इस पद्धति में क्या होगा कि लंबे समय तक लगातार आपको आय जो है प्राप्त होती रहेगी। अब बात आती है कि भाई मछली पालन के साथ में
कुछ वृक्षों की खेती भी किया जा सकता है। जैसे इस पद्धति में क्या होता है, खेत में छोटा सा एक तालाब का निर्माण कर लें और मछली पालन का कार्य कर सकते हैं, और तालाब की मेड़ पर ऐसे बहुउद्देशीय वृक्ष लगाते हैं जो मछली पालन के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत साबित होते हों। इससे क्या होगा, मछली से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी और वृक्षों से होने वाले बीज, फल, मत्स्य आदि उपयोगों का जो है भोज्य पदार्थ के रूप में इसका जो है उपयोग जो है आसानी से हो जाएगा। अब कृषि वानिकी के साथ में क्या है, लाख की खेती। लाख की खेती भी किया जा सकता है। लाख के रूप में एक लाख हमको अतिरिक्त आय मिलता रहेगा और जलायु लकड़ी भी मिलेंगे, और वाटर कंजर्वेशन, विंड ब्रेक, इसके रूप में भी हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलता रहेगा। और इसके साथ में रेशम कीट का भी किसान भाई पालन कर सकते हैं। रेशम का उत्पादन है और उसके चारे के रूप में जो है किसान भाई इसका अलग अलग रूप से जो है उसका उपयोग कर सकते हैं जी। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर किसान भाई इस पद्धति को अपनाकर अपने अतिरिक्त आय जो है एक एडिशनल सोर्स का जरिया निश्चित रूप से बना सकते हैं जी। इसमें एक मेरा प्रश्न ये है कि जो बहुत ही अच्छी बात है कृषि वानिकी से संबंधित जो जानकारी आपने दी है, और हमारे जो कृषक बंधु हैं उनके पास कई बार जो है जमीनें रहती भी है, लेकिन जो ज्यादातर किसान जो है वो लघु और सीमांत कृषक होते हैं, उनके पास ज्यादा बड़े खेत नहीं होते। अच्छा। तो ऐसे जो छोटे खेत वाले जो किसान हैं इनके लिए क्या संभावना है इसमें, जो है कि सिर्फ जो मेड़ है उसमें लगा सकते हैं कि कुछ और इनके लिए कुछ अवसर? बिल्कुल हमारा जो जिला है, हमारा जो शहडोल जिला है, मैक्सिमम जो है हमारे लघु किसान है, सीमांत फार्मर हैं, तो उनके पास में छोटी छोटी डुलिया होती हैं। तो यदि ये जरूरी नहीं है कि एक आप पैच में ही लगाएं, किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार और अपन फसल और वृक्षों का चुनाव करके जो है अपने खेत में, खेत के मेड़ पे, कम से कम खेत के मेड़ पे जो है लाइन से लाइन जो है मेड़ पे, हर मेड़ पे पेड़ का जो संकल्प है, कॉन्सेप्ट है, उसको अपना करके अपना मेड़ में ही किसान भाई कम से कम लगाएं, तो उससे भी बहुत अच्छा उनको आमदनी मिल सकेगा। कम से कम मेड़ में तो जरूर लगाना। यदि है जिनके पास में है तो वो पैच के रूप में अपना जो हमने विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स बताए अभी, चारागाह वन कृषि और वन उद्यानिकी वाला जो अपना फार्मूला है, अपने अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो उनको ना अपना करके किसान भाई अपने आवश्यकता अनुसार कम से कम मेड़ में तो जरूर ही लगा सकते हैं, और उससे जो है अपना एक एडिशनल इनकम जो है अवश्य ले सकते हैं। कई बार कुछ कृषकों के मन में ये भी शंका रहती है कि जो मेड़ में जैसे कोई बड़ा वृक्ष लग गया या फिर कोई पौधा लग गया जो बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसके नीचे का जो भाग होता है वहाँ छाया बन जाता है, और उसके कारण फिर जो वहाँ पर जो फसल जो वो लेते रहते हैं वो प्रभावित हो सकती है। अच्छा, हाँ, मैं समझता हूँ कि ये हमने भी यही ज्यादातर किसानों को यही देखा है, और वो लोग हमारे यहाँ सेंटर में भी आते हैं किसान और यही कहते हैं कि साहब कि हमारे यहाँ जो है छाया के नीचे जो है पौधे या क्रॉप जो है अच्छे से नहीं होती है। तो किसान भाई क्या करें इसको, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार अपना पेड़ लगा दिए और उसकी देखभाल ना करें, तो उसको कम से कम प्रूनिंग जो सिस्टम है ना, काट छाट विधि, जिसको अपन साइंस भाषा में प्रूनिंग ट्रेनिंग कहते हैं, तो वो समय समय पर किसान भाई उसको प्रूनिंग करते रहें, तो उसका जो शेड है वो सीधा डायरेक्ट ना जाएगा, वो कम से कम स्ट्रेट ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में ये रखना है कि अपन खेत का जो फसल है वहाँ किस टाइप से अपन को क्या लगाना है, वहाँ किस क्रॉप को ग्रो करना है, तो उस हिसाब से अपना वृक्ष प्रजाति का भी चयन करें, तो जिससे क्या है कि और समय समय पर काट छाट करते रहें, तो उससे ज्यादा प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। और मान लो बात आती है कि बहुत ज्यादा छायेदार, उसके लिए कुछ छाये में उगाने के लिए कुछ छायेदार क्रॉपों का भी सिलेक्शन किया जा सकता है जी। जो छाये में उगने वाले जैसे हल्दी, अदरक वगैरह है, तो इनका भी चुनाव कर सकते हैं। किसान अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपना काट छाट करते रहे, तो इससे ज्यादा फर्क मैं समझता हूँ कि नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे तरीके आपने जो उसके विकल्प है और साथ ही प्रकार है सब आपने बताया है। कृषि वानिकी का क्षेत्र भी काफी बड़ा है, और जैसा जिस कृषक के पास जैसी आवश्यकता है, जैसा उनके पास संसाधन है, उसके अनुरूप वो अपना चुनाव कर सकते हैं और अपना एडिशनल इनकम का एक आय का जरिया जो है वो निश्चित तौर पर अपना लाइफ स्टाइल को अपने आप किसान भाई करके बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे समक्ष थे श्री भागवत प्रसाद पेंद्रे जी, और आपको बता रहे थे आज वानिकी और उसके लाभ के विषय में। किसान भाइयों, जरूर आपने इस वार्ता से लाभ लिया होगा, और आगे भी आप जो है अपनी खेती में इसको सम्मिलित करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।